डेट है आज 19 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना चिल्ड्रन एंड डिजिटल डम्प साइट्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, आपको पता ही होगा। पूरे वर्ल्ड वाइड रिच या पुअर कंट्री सबके लिए हेल्थ इंश्योर करने के लिए काम करती है। इसने एक रिपोर्ट जारी किया अभी जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डम्प साइट। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि ये चिल्ड्रन एंड डिजिटल डम्प साइट रिपोर्ट किसने रिलीज की है, किसने जारी की है। तो आपका आंसर होना चाहिए WHO। तो सिंपली इतना पूछ सकता है यूपीएससी। अब इस रिपोर्ट की हाईलाइट पढ़ते हैं, क्या इसमें कहा है। इसमें कहा है जो चिल्ड्रन हैं, जो चिल्ड्रन इनफॉर्मल प्रोसेसिंग में वर्क कर रहे हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, ऐसी कंपनियां जहाँ पे कोई ना हॉलीडेज मिलती हैं ना उनको कोई मतलब फिक्स सैलरी मिलती है। तो ऐसी जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे जो वर्क करते हैं, काम करते हैं बच्चे, चिल्ड्रन, वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या ई वेस्ट होता है उसकी वजह से जो उनको नुकसान हो रहा है, जो उनको परेशानी हो रही है, उनको रिस्क है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या हो गया, आपका मोबाइल ख़राब हो गया, आपका टीवी ख़राब हो गया, फ्रिज या एसी ख़राब हो गया, ये फेंक देते हैं कबाड़े में। अब वो वहाँ पड़ा रहता है, उसमें बहुत सारी ऐसी हार्मफुल मेटल होती हैं, हानिकारक मेटल्स या धातु होती हैं या फिर गैसेस वगैरह होती हैं जो नुकसान पहुंचाती है, इन्वायरमेंट में रिलीज होती हैं। तो इनकी वजह से जो चिल्ड्रन है, बच्चे, उनको क्या नुकसान हो रहा है इस रिपोर्ट में वो बताया है। ये पहली रिपोर्ट है WHO की इस टाइप की, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग पहली रिपोर्ट है अब तक की WHO की। ये ई वेस्ट यही होता है, ओल्ड एंड ऑफ लाइफ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड देयर पार्ट। कोई भी पुराना आइटम हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिजली से चलने वाला उपकरण कोई भी पुराना हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई या उसके कोई पार्ट्स हैं वो ऐसे ही फेंक दिए। हाईलाइट क्या है इसके रिपोर्ट के, इसमें कहा गया है लगभग 12.9 मिलियन वुमेन्स जो वर्क करती हैं, काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, वेस्ट सेक्टर में, उनको भी रिस्क हो रहा है ये ई वेस्ट की वजह से। ई वेस्ट जैसे निकल, लेड, मरकरी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं इनमें ये धातु, मेटल्स, गैसेस वगैरह ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो अनबॉर्न चिल्ड्रन है, मतलब जो बच्चे अभी माँ के गर्भ में हैं, उन बच्चों को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं इनसे, नुकसानदायक जो होती हैं रेडिएशन वेव्स, किरणें, ये निकलती हैं इन मेटल से जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। जो बच्चे हैं यहाँ पे दुनिया में आ गए उनको भी, और जो दुनिया में अभी आए नहीं हैं यानी कि माँ के पेट में, उनको भी नुकसान होता है भाई साहब। ये चिल्ड्रन जो एक्सपोज होते हैं ई वेस्ट से, ये पर्टिकुलरली वर्नेबल होते हैं टॉक्सिक केमिकल से, जो स्मॉलर साइज के हो सकते हैं, लेस डेवलप ऑर्गन्स हो सकता है जिनका। तो ऐसे चिल्ड्रन को क्या क्या नुकसान है ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है। कुछ सजेशन दिए हैं WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सलाह दी है कि क्या क्या इनको मतलब ई वेस्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। एक तो जो ई वेस्ट है उसको डिस्पोज करना चाहिए, साउंड डिस्पोजल होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए वर्कर्स की। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर ई वेस्ट एक्सपोजर एंड हेल्थ आउटकम्स। ये मॉनिटर करना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि ई वेस्ट से कितना नुकसान हो रहा है, हेल्थ को क्या नुकसान हो रहा है। फैसिलिटेट बेटर यूज ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का क्या है, यूज करना चाहिए बेटर तरीके से, रीयूज करना चाहिए। जो भी मान लो रीयूजेबल पार्टिकल है, दोबारा से यूज किया जा सकता है, उसको दोबारा से रीयूज किया जाना चाहिए। तो ये कुछ सजेशन दिए WHO ने। अब कुछ ये रिपोर्ट देख लेते हैं ई वेस्ट कितना रिलीज हुआ है। कुछ रिपोर्ट में है, UN ग्लोबल ई वेस्ट की एक रिपोर्ट है, इसकी मॉनिटर रिपोर्ट है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 की। इसके अकॉर्डिंग क्या है, 53.6 मिलियन मैट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट हुआ था 2009 में, और इसमें से केवल 17.4% ई वेस्ट को कलेक्ट किया गया और रिसाइकल किया गया, मतलब दोबारा से रीयूज कर लिया गया इतने परसेंट को, और बाकी का ऐसे ही इन्वायरमेंट में, अर्थ पे ऐसे ही पड़ा है, सड़ रहा है और उससे हार्मफुल रेडिएशन निकल रही है। पूरे वर्ल्ड में चाइना और USA के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर है, मतलब तीसरे नंबर पे आता है, जिसमें इंडिया में पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये जनरेट करता है, चाइना और USA के बाद। 2016 में इंडिया ने इस ई वेस्ट से निपटने के लिए एक रूल्स बनाए, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो ये क्या करते हैं, ये रूल्स बनाए किस लिए, ताकि जो ई वेस्ट है उसको अच्छे से डिस्पोज किया जा सके और दोबारा से रिसाइकल और रीयूज किया जा सके। ये ई वेस्ट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो इंडिया ने 2016 में बनाए थे। कौन सी दो कैटेगरी, एक कैटेगरी आपको याद रखनी है, यूपीएससी सिर्फ कैटेगरी पूछ लेगा कि ई वेस्ट को
जो इंडिया के रूल्स हैं 2016 के कितनी कैटेगरीज में बांटते हैं। तो ये दो कैटेगरी है, कौन कौन सी। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और दूसरी है आपकी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो कैटेगरी में डिवाइड करता है इन ई वेस्ट को इंडिया के जो रूल्स हैं 2016 के। तो यही था इस आर्टिकल में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इज जून टींथ। जून टींथ है 19 जून, 19 जून, 19 से टींथ लिया है और जून का मतलब जून। 19 जून को यूएस की गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है, फेडरल हॉलीडे। क्यों डिक्लेयर किया है, इसलिए किया क्योंकि भाई साहब एक इम्पोर्टेंट डे है, इस दिन एक इम्पोर्टेंट काम हुआ था, इसलिए क्या है वो जानेंगे क्या हुआ है। क्योंकि इस दिन क्या है 19 जून को स्लेवरी का एंड हुआ था। कहाँ पे, यूएस में। स्लेवरी का मतलब होता गुलामी, दास था, गुलामी का एंड हुआ था, अंत हुआ था इस दिन, इसलिए डिक्लेयर किया है। इस दिन को जून टींथ डे भी बोलते हैं, या जून टींथ इंडिपेंडेंस डे, या इमेंसिपेशन डे। इमेंसिपेशन का मतलब होता है बंधन मुक्त, जब कोई आदमी बंधन से मुक्त हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, फ्रीडम फ्रॉम मतलब किसी भी बंधन से फ्रीडम मिल जाती है, उसे इमेंसिपेशन बोलते हैं। और इसी का डे को, इस दिन को जून 19 को इमेंसिपेशन डे या जून टींथ इंडिपेंडेंस डे भी बोला जाता है। हुआ क्या था 19 जून को 1865 में। इससे पहले क्या था कि यहाँ पे गुलाम बना के रखते थे जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, जैसे स्किन जिनकी काली है, जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं। कुछ अफ्रीकन लोग अमेरिका में जाके बस गए थे ना, ब्रिटेन लेके गया था यहाँ पे काम कराने के लिए अमेरिका में, तो वो अमेरिका में फिर वहीं पे रह गए थे। तो ये जो अफ्रीकन लोग थे अब वो अमेरिका के ही हैं, अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं उन्हें। लेकिन ब्लैक कलर होने के कारण उनके अगेंस्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है कहीं कहीं पे। यूएसए में भी होता है, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, पिछले साल ही न्यूज़ में थी, एक ब्लैक को मार दिया था, वाइट जो पुलिसमैन था वहाँ के यूएसए के ने। तो इनके साथ ब्लैक मैन थे जो काले आदमी, उनके साथ गोरे भेदभाव करते थे, तो इन्हें गुलाम बना के रखते थे। स्लेव का मतलब है गुलाम बना के रखते थे अपने, कोई सैलरी नहीं देना, इनके घर के काम काज करेंगे या कोई काम कराएंगे तो गुलाम बना के रखते थे। लेकिन जून 1865 में क्या हुआ, पहले सिविल वार हो गया था यहाँ पे, इस वजह से। सिविल वार का मतलब है गृह युद्ध। गृह युद्ध उसे बोलते हैं जब आपस में किसी कंट्री में कोई कम्युनिटी आपस में लड़ाई हो जाए। जैसे मान लो किसी कंट्री में, जैसे सीरिया में चलता रहता है सिविल वार, कोई दो कम्युनिटियाँ मान लो, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की दो कम्युनिटी हैं, शिया और सुन्नी, आपस में इनमें लड़ाई हो जाए तो कम्युनिटी में एक तरह से कम्युनिटी रियोट्स हो जाएं, उसी को सिविल वार बोलते हैं, गृह युद्ध। हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध और इंग्लिश में सिविल वार। तो यहाँ पे सिविल वार हो गया था इसी वजह से। तो जून 19 को 1865 को मेजर जनरल थे यूएस के गॉर्डन ग्रेंगर, इन्होंने यहाँ पे टेक्सास नाम की एक जगह है, वहाँ पे प्लेस है गालवेस्टन, यहाँ पे अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि सिविल वार और स्लेवरी अब एंड हो गया है और गृहवार रुक गया था वहाँ पे। तो जो इन अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उनको आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी, और उनके साथ अब भेदभाव नहीं होता था, बहुत ही कम होता था, लेकिन अब भी होता है, लेकिन जनरली वो ख़त्म हो गया था, जैसे पहले होता था ऐसा नहीं होता था। तो इसी दिन को हर साल जून टींथ के नाम से, एमेंसिपेशन डे के नाम से डिक्लेयर किया है जून 19 को। तो ये इसकी हिस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है केरल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, इतना है, केरल के नदन और सदर्न साइड को जोड़ेगा हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है ये। मतलब रेल बनाई जा रही है जो हाई स्पीड में चलेगी, लेकिन सेमी हाई स्पीड होगी। हाई स्पीड का तो मतलब हो गया बुलेट ट्रेन, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है, और ये होगी सेमी हाई स्पीड, मतलब जो साधारण ट्रेन चलती हैं, नॉर्मल ट्रेन, उनसे ज़्यादा होगी स्पीड, लेकिन बुलेट ट्रेन से कम होगी, बीच में होगी मीडियम स्पीड। तो ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये जो केरल का कासरगोड है उसको जोड़ेगा तिरुवनंतपुरम से, ये रेलवे लाइन। ये देख लो केरल है, यहाँ से यहाँ तक ये रेलवे लाइन जाएगी, ये कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक जोड़ेगा, ये रेलवे लाइन होगी। ये अभी कितने किलोमीटर की लाइन है ये है 529.45 किलोमीटर की लंबी लाइन है ये, और 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, इसको कर रहा है केरल की एक लिमिटेड कंपनी है, केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, या के रेल भी बोल सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलके ये दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो ये रेलवे लाइन बनाई जा रही है। तो बस इतना याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आपको ये कासरगोड वगैरह प्लेस पूछ ले, या फिर ये रेलवे लाइन सेमी हाइट स्पीड रेलवे, लेकिन रेलवे लाइन के बारे में पूछ ले, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। तो बस इतना याद रखना, रेलवे से रिलेटेड है ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। देखो डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जैसे कहीं पे सॉइल
डिजर्ट हो जाए सॉइल पे, रेगिस्तान हो जाए। रेगिस्तान आप जानते हो जैसे राजस्थान में डिजर्ट है, रेगिस्तान है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो गई, कम हो गई, घट गई, यानी कि सॉइल का इरोजन हो गया, जिसकी वजह से लैंड पे, सॉइल पे, जो मिट्टी पे यहाँ पोषक तत्व थे, न्यूट्रिशन थे, वो खत्म हो गए, वो पानी के साथ कहीं और बह के चले गए, या विंड उन्हें बहा के ले गई, हवा के साथ बह के चले गए, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है, यानी कि पोषक तत्व कम हो गए लैंड में। अब वो उपजाऊ भूमि नहीं होगी, अब इनफर्टाइल होगी। इनफर्टाइल मतलब अनउपजाऊ भूमि होगी, इनफर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड मतलब उपजाऊ भूमि, और इनफर्टाइल का मतलब अनउपजाऊ। तो वो इनफर्टाइल हो गई लैंड डिग्रेडेशन का और डिजर्टिफिकेशन का। इंडिया ने अभी मैप तैयार किया, एटलस का मतलब है मैप, मैप नक्शा तैयार किया, कहाँ कहाँ पे ये है डिजर्टिफिकेशन ज़्यादा और कहाँ कहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन है। किसने तैयार किया ये? इसरो की एक सेंटर है, इसरो का ही। इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में। इसकी एक सेंटर है इसरो का ही, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। इसने ये मैप जारी किया है, एटलस रिलीज किया है, पब्लिश किया है। ये स्टेट वाइज तैयार किया है, स्टेट वाइज एरिया को देखेगा कि कहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन है, और टाइम फ्रेम लिया है इसमें 2018 से 19 का। ये रिलीज किया गया था पहले वर्ल्ड, अभी रिलीज किया गया था 17 जून को, 17 जून को, 2 दिन पहले। वर्ल्ड, इस दिन 17 जून को होता है हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये हर साल इस दिवस के रूप में मनाया जाता है कि डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट मतलब सूखा से निपटने के लिए, कॉम्बैट का मतलब है निपटने के लिए, लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। तो इस दिन को इसके उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की 2021 की थीम थी रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। तो इस साल की ये थीम थी। थीम आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बस इतना याद करना है कि जो लैंड डिग्रेडेशन एटलस मैप जारी किया है, किसने किया है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने जारी किया है, जो इसरो का ही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है OFB कॉर्पोरेटाइजेशन गेट्स कैबिनेट अप्रूवल। कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया, सहमति दे दी है। कैबिनेट तो आप जानते होंगे, कुछ मिनिस्टर को मिला के, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तो इनको कुछ मिला के मिनिस्टर को बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और इनको कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट ने अभी सहमति दे दी, अप्रूवल दे दी है कि जो OFB है, OFB क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसका कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है अभी तक ये गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, गवर्नमेंट ही रूल्स बनाती है इसके लिए। ये क्या है? ये है क्या? ये है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? हथियार को बोलते हैं भाई साहब, वीपन्स, वीपन्स को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, अगर इसके पीछे आई लग जाए ना, डी के पीछे, ORDI, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ये हो जाएगा फिर ऑर्डिनेंस। तो ये फिर बन जाएगा लॉ। इस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, बोलते हैं हिंदी में। लॉ, कानून, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस अलग है और ये ऑर्डिनेंस अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना अपने को। तो ऑर्डिनेंस है जो वीपन्स, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का बोर्ड, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये बोर्ड अभी तक गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, और ये बोर्ड जो है वीपन्स, हथियार वगैरह बनाता है गवर्नमेंट्स के लिए। तो अब इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है कि हम इसे कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है कॉर्पोरेट बनाएंगे। और कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी हो जाएगी। अब ये पब्लिक कंपनी हो जाएगी। जैसे पब्लिक कंपनी होती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, PSU, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी होती है। इनका मतलब ये है कि रहेगी गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि कॉर्पोरेट पब्लिक कंपनी। लेकिन अब ये कि PSU जब बन जाएगी ना, खुद अपने लिए खुद रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है और इंडिपेंडेंटली काम करेगी, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली। समझ गए? अभी तक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट जो कहेगी वो रूल मानेगी, ये करना है वो करना है। लेकिन ये खुद अपने रूल्स वगैरह इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमसली काम करेगी अब ये। तो अभी तक 41 फैक्ट्रीज हैं ऐसी, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास 41 फैक्ट्री। अब ये फुली स्टेट, मतलब इनमें से क्या है, विल बी डिवाइडेड इनटू 7 फुली गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटाइटल्ड ऑन द लाइंस ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जैसे ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है एक दूसरी कंपनी, इसी की तरह ये डिवाइड कर देंगे 7 फुली गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट में। इसमें क्या होगा, जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये OFB सीज हो जाएगा। सीज का मतलब खत्म हो जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खत्म हो जाएगा, और ये कॉर्पोरेशन बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाएगी। इससे होगा क्या, इससे जो अभी तक इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जो
एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी सर्विस कंडीशन पे, ये काम करते रहेंगे। बस कंपनी, ये जो बोर्ड है ये कंपनी में हो गया, पब्लिक कंपनी बन गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जो ये गवर्नमेंट ने कहा, ये अप्रूवल दिया, फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा इसका अप्रूवल का। बेनिफिट ये होगा कि इंडिया क्या है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंट बन सकेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकेगी। जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाएगी, ऑटोनोमसली काम करेगी, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगी, ये कंपनी अपने हिसाब से वीपन्स बनाएगी, तो इंडिया को जितने भी डिफेंस में मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेगी। नेक्स्ट क्या होगा, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल असेट्स में। अभी तक मान लो जैसे घाटे में चल रही है, अब ये प्रॉफिट देखेगी, कंपनी है, कंपनी तो भाई साहब अपना प्रॉफिट देखेगी, तो इसको प्रॉफिट हो सकेगा इसकी असेट्स को, संपत्ति को। नेक्स्ट क्या होगा, डीप एंड स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्ट रेंज, जो प्रोडक्ट रेंज में क्या है स्पेशलाइजेशन हो सकेगा। मान लो पीएसयू जो वीपन्स बनाना चाहती है, किसी में स्पेशलिटी हासिल करना चाहती है तो ये करेगी। ये मान लो चाहे कि मुझे हेलीकॉप्टर ही बनाने, तो हेलीकॉप्टर ही बनाएगी, तो एक स्पेशलाइजेशन आएगी। इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और इससे जो वेरियस शॉर्ट कमिंग होती हैं, जो सप्लाई चेन में शॉर्ट कमिंग आती हैं, कमियाँ आती हैं, वो उनसे भी ओवरकम हो सकेगा, मतलब उनसे निपटारा पा सकेंगे इसको पीएसयू बना के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना के। तो ये सब कुछ फ़ायदा है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अमेंड्स केबल टीवी नेटवर्क रूल्स। गवर्नमेंट ने संशोधन किया है, अमेंड्स का मतलब है संशोधन करना, सुधार किया है केबल टीवी नेटवर्क रूल्स हैं, नियम है केबल टीवी नेटवर्क पे। मतलब जो भी केबल टीवी होते हैं ना, जैसे आप घर में टीवी चलाते हो, चैनल आते हैं, जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, प्रकाशित होता है, कोई भी आपका न्यूज़ चैनल देख रहे हो या कोई भी चैनल देख रहे हो, कोई भी चैनल, तो इनके लिए रूल्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। अभी इनको अमेंडमेंट किया है। जो पहले रूल्स थे केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स 1994 के, इनको जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है केबल टीवी नेटवर्क को। अब इनको क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन दे दिया, मतलब स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म दे दिया एक तरह से, एक्ट के थ्रू अब रूल्स बनाए हैं ये रूल्स, एक्ट के थ्रू। अब इसमें क्या होगा, जो 2021 में रूल्स बनाए, इसमें 3 लेवल पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस होता है दुख, समस्या, प्रॉब्लम, कंसर्न। रिड्रेसल का मतलब निपटारा, मैकेनिज्म मतलब कोई भी मैकेनिज्म हो गया, तो आपका जो भी दुख समस्या होगी उसके निपटारे के लिए। जैसे मान लो किसी टीवी चैनल देख रहे हो आप, और उस पर कोई अश्लील चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आपको पसंद नहीं है, आप कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लेंट कर सकते हो, किस किस को करोगे, 3 लेवल पे कंप्लेंट करने के आपके लिए अभी 3 लेवल के प्लेटफॉर्म बना दिए हैं। पहले कर सकते हो आप, जो ब्रॉडकास्टर है, जो भी आपको टीवी पे, चैनल पे जो भी ब्रॉडकास्टर है दिखा रहा है, प्रकाशित कर रहा है, तो पहले तो वो अपना एक सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर होगा, एक मतलब कमेटी बनाएगा, सेल्फ रेगुलेटिंग कमेटी। दूसरी प्लेटफॉर्म आपके पास होगा कंप्लेंट करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर जो भी प्रकाशित कर रहा है टीवी चैनल पे, उसकी एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी। कहने का मतलब जैसे मान लो आप देख रहे हो कोई भी स्टार प्लस, मान लो स्टार प्लस या सोनी टीवी देख रहे हो, आप सोनी चैनल देख लो, सोनी चैनल पे जो प्रकाशित कर रहा है, जिसका प्रोग्राम आ रहा है, एक तो वो अपना एक कमेटी बनाएगा, फिर एक सोनी जो चैनल है खुद वो अपनी एक कमेटी बनाएगा, रेगुलेटिंग बॉडी, और एक बॉडी होगी खुद गवर्नमेंट की, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, ये यूनियन गवर्नमेंट की एक बॉडी होगी। तो 3 लेवल पे ये छानबीन होगी, हाँ ऐसे कोई जो अश्लील या फिर आपके ऑब्सीन जो चैनल पे कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं या नहीं दिखाई जा रही। ये प्रोसीजर क्या होगा पूरा, जैसे पहले मान लो कोई व्यूअर है, व्यूअर का मतलब देखने वाला, जैसे आप हम लोग हैं, कोई टीवी चैनल देख रहे हैं और उस पर कोई आपको अच्छी चीज़ नहीं लग रही है, ब्रॉडकास्ट कर की जा रही है, तो आप पहले ब्रॉडकास्टर को कंप्लेंट करोगे, जो भी प्रकाशित कर रहा है चैनल पे, वो विदिन 15 डेज रेस्पॉन्ड करेगा, कोई भी आपको जवाब देगा आपकी कंप्लेंट का। अगर उस कंप्लेंट से आप सेटिस्फाई नहीं हो, जो भी जवाब आया, अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो दोबारा फिर आप जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ब्रॉडकास्टर की, उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये डील करेगा विदिन 16 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर ये अपना फैसला देगा कि हाँ ये कंप्लेंट सही है नहीं है, या आपको इस कंप्लेंट से जो आपने की है वो जो चैनल पे दिखाए जा रहे हैं वो हटा गए हैं, नहीं हटाए गए हैं। फिर 60 दिन के बाद इसने जैसे डिसीजन दिया, अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, किस पे कर सकते हो आप, फिर ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी, ये जो गवर्नमेंट की बॉडी होगी,
सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी उस पर कर सकते हो। फिर वो विद इन 15 डेज डिसीजन लेगी इस पर। ये देखो जी, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो डिसीजन लेगी 15 दिन के अंदर। तो 3 मैकेनिज्म है। पहले आप जाओगे कहाँ पे, ब्रॉडकास्टर के पास, 15 दिन के अंदर देगा वो। फिर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के पास जाओगे, 60 दिन के अंदर डिसीजन देगा। फिर इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है, फिर वो 15 दिन के अंदर डिसीजन देगा। फिर उसके बाद कोई मैकेनिज्म नहीं है वो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी फिर तो वही डिसीजन देगी। अब इस कमेटी का जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसका कंपोजिशन क्या होगी, इसमें कौन कौन मेंबर होंगे। इसमें देखो, इसके हेड होंगे, चेयरमैन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपकी पोस्टिंग होगी और आईएएस बन जाते हो आप। आईएएस बन के फिर जो प्रमोशन होती है, प्रमोशन होकर एडिशनल सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरी इसका चेयरमैन होगा और कुछ मेंबर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से आएंगे, अलग अलग मंत्रालय से इसके मेंबर आएंगे, कुछ इसके मेंबर होंगे इस कमेटी के। पावर क्या होगी कमेटी की, पावर कमेटी की ये होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है किसी भी इश्यू के रिगार्डिंग। जैसे टेलीविज़न पे किसी के वार्निंग देनी है, सेंसर करना है, एडमोनिस रिप्रीमांड करना है ब्रॉडकास्टर को, या फिर उससे ब्रॉडकास्टर है जो प्रकाशित कर रहा है चैनल पे, प्रकाशित करने वाला आदमी जिसका चैनल है, उससे अपोलॉजी मांगनी है, मतलब उससे माफ़ी मंगवानी है, कुछ भी एडवाइस देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सारा कुछ ये कमेटी करेगी। ये ब्रॉडकास्टर है, उसको ये भी कह सकती है कि भाई साहब कोई जो आपके जो चैनल पे प्रोग्राम दिखाया जा रहा है उसे आप डिलीट कीजिए, उस कंटेंट को हटाइए, मॉडिफाई भी, उसे वार्निंग दे सकती है। अभी सिस्टम क्या है प्रेजेंटली, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म, अभी क्या है सिस्टम है आपका कंप्लेंट करने का। अभी भी देखो है, एक कमेटी है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है बाय द वे ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। अभी भी एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्री से एक मेंबर आते हैं उसमें, और उसके मेंबर मिलके एक कमेटी बनाते हैं जिसमें आप अभी कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन इसको क्या है, कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं मिली हुई है, अभी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं हुई है, मिली हुई है, बस एक रूल्स बना रखे हैं, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ये कमेटी बना रखी है। अब जो नए रूल बनाए हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस रूल्स की, इससे यही है कि जो भी रिडर्सल मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो भी आपकी समस्याएं दुख है उनका निवारण होगा। आपको मान लो किसी टीवी चैनल से कोई परेशानी है, कोई अश्लील चीज़ें दिखा रहा है, तो आप कंप्लेंट कर सकोगे। दूसरा, जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ होती हैं ब्रॉडकास्टर की या खुद ब्रॉडकास्टर, उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट है 1995 का, इसकी रेगुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इसके अनुसार क्या है, जैसे भी मान लो अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है, कोई भी ब्रॉडकास्टर पहली बार अपराध करता है, तो उसको 1000 रुपये का फाइन हो सकता है या फिर 2 साल की जेल हो सकती है, इम्प्रीजनमेंट का मतलब है जेल। अगर वो फिर इसके बाद भी कोई करता है अपराध, ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब अपराध, क्राइम करता है, तो उसके बाद उसे 5000 रुपये का फाइन या फिर उसे 5 साल की जेल हो सकती है, मतलब 5 ईयर की इम्प्रीजनमेंट हो सकती है। ये कुछ अभी नियम है। अगर कोई ये के रूल्स को वायलेट करता है, इस एक्ट को, केवल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको ये सज़ा हो सकती है। जो ये कोड हैं ये एलेबोरेट करते हैं कि टीवी चैनल को क्या क्या नहीं दिखाना चाहिए, जैसे ऑब्सीन हो गए, डिफेमेटरी हो गए, फॉल्स, ये जो भी प्रोग्राम में होते हैं जी, ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, डिफेमेटरी किसी की मान लो डिफेम कर रहा है, कोई आर्टिकल ऐसा है, कोई चीज़ आप ऐसी दिखा रहे हो न्यूज़ चैनल में, किसी के नाम को बदनाम कर रहा है, किसी की रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है, या कुछ फॉल्स गलत चीज़ें दिखा रहे हो, तो इनको दिखाने से रोकता है टीवी चैनल पे ये रूल्स वगैरह, जो भी ये कोड है, ये एक्ट है जो 1995 का, CTN एक्ट 1995। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड और फॉर हुम इज इट नाउ मैंडेटरी। ये हॉल मार्किंग क्या है गोल्ड की, जैसे गोल्ड खरीदते हो आप, गोल्ड का मान लो आपने कोई कड़ा खरीदा, चूड़ी खरीदी कोई भी, उस पर एक निशान लगा देंगे, साइन लगा देंगे, चिन्ह, वही हो गया हॉल मार्किंग। कौन लगाएगा इसे, एक बॉडी है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये अभी क्या है, मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी का क्या मतलब है, अनिवार्य, कंपलसरी, कंपलसरी कर दिए। गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, घोषणा की है कि 16 जून से जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी, सोने से बनने वाले जितने भी नेकलेस हैं, उपहार हैं, या कोई भी ज्वेलरी है, उस पर हॉल मार्किंग अब मैंडेटरी है, अनिवार्य, कंपलसरी है, लगाना पड़ेगा उस पर हॉल मार्क। एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, कहाँ कहाँ पे लागू होगा ये, अभी केवल 256 डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा हमारे देश की,
और उनमें होगा जहाँ पे 40 लाख से ज़्यादा टर्न ओवर है, जिसका भी ज्वेलर्स का, जो भी सुनार होता है ना, सोने की चीज़ें बेचता है ज्वेलर्स, उसका 40 लाख से ज़्यादा पर ईयर टर्न ओवर होगा, उस पर लागू होगा हॉल मार्किंग का ये कंसेप्ट। ये देखो हॉल मार्किंग होती क्या है गोल्ड की, ये है, जैसे मान लो ये सोने का कड़ा है, इस पे देखो ये है हॉल मार्किंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये लोगो लगाएगा अपना, इस पे हॉल मार्किंग कर देगा। ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड का हॉल मार्क है। ये ऐसे सेंटर है, ऐसे सेंटर, इससे पता लगा सकेंगे हाँ ये ज्वेलरी है जो ये सही है, सोना बिल्कुल सही है, मतलब ये सोना क्या है, जैसे दे देते हैं ना सोने की चीज़ बता के और कुछ बेच देते हैं, तो इससे प्योरिटी का पता चलेगा कि हाँ ये प्योर है, सोना ही है। और ये यहाँ पे ईयर ऑफ हॉल मार्किंग होगा, ईयर लिखा होगा कौन से साल में ये बना है, या जो भी आर्टिकल बना है, जो भी ये कड़ा जैसे बना है। तो ये हॉल मार्किंग यही है कि एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ प्रीशियस मेटल इन प्रीशियस आर्टिकल। इसका मतलब ये जो भी मान लो महंगा आर्टिकल ऐसा होगा, सोने का बना होगा, उस पर क्या है निशान लग जाएगा, साइन, उससे डिटरमाइन हो सकेगा प्योरिटी का, शुद्धता का, कि ये शुद्ध सोना है या नहीं है। इससे प्योरिटी की गारंटी होगी, फिटनेस की गारंटी होगी। जो भी प्रीशियस मेटल आर्टिकल है, प्रीशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान, महंगा मेटल आर्टिकल जो भी होगा, इसको कौन लगाएगा, ऑपरेट कौन करता है। देखो जो भी गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी पे हॉल मार्किंग होती है, ये स्कीम को इंडिया में लागू कौन करता है, ऑपरेट कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार पढ़ चुके हैं, स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है इस पर, याद होगा आपको। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, 1986 में 1986 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। इसके थ्रू ये बॉडी सेटअप की गई, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था, क्योंकि एक्ट के थ्रू बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर इसके अंडर काम करती है ये बॉडी। तो ये इस स्कीम को भी लागू यही करती है, ऑपरेट करती है इंडिया में। अब ये मेटल कौन कौन सी कवर हैं जिन पे हॉल मार्किंग ये निशान लगेगा। इनमें जो गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड आर्टिकल, सोने से बनी ज्वेलरी है या सोने के जो भी आर्टिकल हैं वो, या सिल्वर की ज्वेलरी है, चांदी की या सिल्वर के आर्टिफैक्ट हैं वो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, कुछ छूट दी गई, कौन कौन से आर्टिकल पे हॉल मार्किंग लगाना जरूरी नहीं है। वो कौन से आर्टिकल हैं जिन पे जरूरी नहीं है, वो हैं जैसे मान लो ज्वेलरी है जो एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट की जाती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है, व्यापार की नीति है, पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग जो ऐसे ज्वेलरी आर्टिकल हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से और दोबारा से री इम्पोर्ट किए जाते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती हैं उनमें ज्वेलरी शो केस के लिए लगाई जाती है, प्रदर्शन के लिए, उन पे हॉल मार्किंग की जरूरत नहीं है। या ऐसी ज्वेलरी जो गवर्नमेंट अप्रूवल बिजनेस टू बिजनेस के लिए, डोमेस्टिक एग्जीबिशन के लिए लगाई जाती है, मतलब जो ज्वेलरी शो केस के लिए लगाई जा रही है, बिजनेस टू बिजनेस डोमेस्टिक एग्जीबिशन के लिए, उन पे लगाना जरूरी नहीं है। या फिर कोई ऐसी घड़ी है, वॉच है सोने की, उस पर जरूरी नहीं है। फाउंटेन पेन्स है, उस पर जरूरी नहीं है। स्पेशल टाइप्स की ज्वेलरी होती है जैसे कुंदन, पॉल की और जदाऊ, ये ज्वेलरी हैं, इस टाइप की ज्वेलरी पे भी लगाना जरूरी नहीं है। अब ये कुंदन, पोल की, जदाऊ क्या है ये देख लो आप, ये है आपका कुंदन और ये है आपका पोल की। ये लड़की की बात नहीं है, कभी आप लड़की को सोच लो कुंदन नाम की लड़की है, ये ज्वेलरी की बात हो रही है, जो गले में हार पहन रखा है ना, ये है कुंदन नाम का ज्वेलरी, इसका नाम है कुंदन। और ये है पोल की टाइप की ज्वेलरी, और ये आपका जदाऊ, ये ज्वेलरी का नाम है। इन पे लगाने की जरूरत नहीं है हॉल मार्किंग, इनको एक्सेप्शन मिली हुई है, छूट मिली हुई है। अब ये व्हाट वाज द नीड ऑफ मेकिंग हॉल मार्किंग मैंडेटरी। अब ये हॉल मार्किंग को जो मैंडेटरी किया है, कंपलसरी किया है, इसकी ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत क्यों नहीं थी भाई साहब। इंडिया पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, सबसे ज़्यादा यूज गोल्ड का कौन करता है पूरे वर्ल्ड में, इंडियंस करते हैं। और इसमें से लगभग 30% इंडियन गोल्ड ज्वेलरी है जो हॉल मार्क है, जिस पे अभी हॉल मार्किंग लगाई जा रही है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अभी हॉल मार्किंग सेंटर नहीं है इंडिया में सारी जगह, तो ये हॉल मार्किंग सेंटर नहीं है जो हॉल मार्क लगा सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनकी प्योरिटी अश्योर की जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके पब्लिक को क्या है, अभी गोल्ड में क्या है मिक्स करके कुछ और, प्योर गोल्ड का नहीं बल्कि गोल्ड के नाम पे कुछ और दे देते हैं, ठगी कर लेते हैं। तो इसको गोल्ड की प्योरिटी को सुनिश्चित इंश्योर करने के लिए, और ऐसे लोगों के साथ कोई चीट ना हो, धोखेबाजी ना हो, जो गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदते हैं
गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदते हैं, गोल्ड की चीज़ें खरीदते हैं, बाय करते हैं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और गोल्ड की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये हॉलमार्किंग स्कीम लाई गई है। इससे क्या है, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, कंज्यूमर को क्वालिटी भी पता लगेगी और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, तो इसलिए इसको लाया गया है। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो है, अभी साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक स्टडी की न्यूट्रिनोज के बारे में। न्यूट्रिनो होते क्या हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूट्रिनो एक पार्टिकल ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन ये न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो से अलग है। न्यूट्रॉन अलग है, न्यूट्रिनो अलग है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में मास का फर्क होता है, इसका बस मास डिफरेंस होता है। मतलब जो भार होता है, न्यूट्रॉन का भार अलग होता है, इसका अलग होता है, मतलब इसमें थोड़ा कम होता है। न्यूट्रिनो में लेस मार्क होकर लेस होता है, लेस मास, बहुत ही कम। एक चीज़ याद रखनी है इसमें, न्यूट्रिनो में यूपीएससी स्टेटमेंट में ये देके पूछ सकता है आपको, न्यूट्रिनो का जो मास है नियरली मासलेस होता है। ये नियरली मासलेस, नियरली का मतलब है लगभग, अराउंड अराउंड मासलेस। लेकिन अगर स्टेटमेंट में आ जाए एब्सोल्यूट मासलेस होता है ये, मतलब इसके पास मास होता ही नहीं है, वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके पास मास होता है, बाहर होता है। नियरली मासलेस होता है, मतलब थोड़ा बहुत मास होता है लेकिन ना के बराबर होता है, लेकिन जीरो नहीं होता। जीरो नहीं होता, अगर स्टेटमेंट में आ जाए बिल्कुल मासलेस है, जीरो मास है, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो न्यूट्रॉन हो उससे कम होता है थोड़ा, लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ होती है, ये चार्जलेस होता है। इस जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। न्यूट्रिनो पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किए गए थे, पता लगाया गया था 1959 में, 1959 में इनका पता लगाया गया था। ये पूरे ग्लोब पे, पूरे मतलब यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल है फोटोन के बाद। फोटोन क्या होता है? लाइट पार्टिकल। जो लाइट आ रही है तो ना फोटोन को पैकेट में, जैसे सन से जो लाइट आ रही है, या आपके जो कृत्रिम आर्टिकल हैं, मतलब मैन मेड आर्टिकल, जैसे आपका बल्ब हो गया, घर में लाइट होगी, वो लाइट जो आ रही है ना, फोटोन के पैकेट में आ रही है। फोटोन एक पार्टिकल ही है। ये जो लाइट आ रही है, किरणें आ रही है, फोटोन के रूप में आ रही है। तो ये सबसे ज़्यादा पूरे यूनिवर्स में फोटोन। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आर्टिकल है वो सेकंड नंबर पे है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनोज अभी मिस्टीरियस आर्टिकल है, मतलब इनके बारे में कोई ज़्यादा खोज नहीं हुई है, लेकिन ये प्रोड्यूस होते हैं कॉपियसली। कॉपियसली का मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। कब होते हैं? जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय क्रिया। और न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ पे होती है? सन में होती है, सूरज में। दो हाइड्रोजन आर्टिकल मिलकर एक हीलियम आर्टिकल बनाते हैं, तो इनसे जो ये रिएक्शन होती है किसी भी स्टार में या कहीं पर भी, वहाँ से न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होते हैं और ये ऑसिलेट करते रहते हैं। ऑसिलेट का मतलब है वेव जैसे आती है इनकी, ऑसिलेट, घटना बढ़ना, ऑसिलेट करते रहते हैं, मतलब डिफरेंट ये न्यूट्रिनो चेंज होते रहते हैं एक दूसरे में। और ये जो ऑसिलेशन ऑफ न्यूट्रॉन की प्रूव की गई है और इनका रिलेशन है जो, इनसे ये पता लगता है, कहने का मतलब ये, न्यूट्रिनो की जो हम स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, इनके पे रिसर्च करते रहते हैं। इनका फ़ायदा क्या है, मतलब क्यों करना चाहते हैं? इनसे पता लगेगा यूनिवर्स के ओरिजिन का, मतलब जो ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे जन्म हुआ, कैसे बर्थ हुआ यूनिवर्स का, कैसे ये प्लानिट बने। इन सब की हमें अभी तक हमारे पास कोई मतलब ऐसे ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, सिर्फ अनुमान है, इमेजिनेशन है। तो इसके बारे में रिसर्च से पता लगेगा न्यूट्रिनोज के कारण। अब इनका सोर्स क्या है? सोर्स यही है, जैसे ही रेडियो एक्टिव डिके होता है उससे न्यूट्रिनो निकलते हैं, या न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उससे निकलते हैं, या फिर सुपरनोवा जो भी कोई मान लो स्टार है, जैसे सन एक स्टार है, इसकी बहुत ज़्यादा मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एज हो जाती है, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, फट जाता है, जिससे ब्लैक होल बनते हैं। सुपरनोवा उसी को बोलते हैं, ब्लैक होल बनते हैं, और फिर इससे कॉस्मिक रेज निकलती हैं, स्ट्राइकिंग एटम्स निकलते हैं, न्यूट्रिनोज निकलते हैं। तो ये भी सोर्स है, न्यूट्रिनो यहाँ से निकलते हैं। फीचर्स क्या है न्यूट्रिनोज की, विशेषताएं क्या है? ये बहुत ही वीकली इंटरेक्ट करता है, मतलब बहुत कमज़ोर रूप से, इसकी फोर्स बहुत कम होती है। लेकिन अभी भी जैसे जहाँ आप बैठे हो, आपकी बॉडी से भी ट्रिलियंस ऑफ, बहुत ही करोड़ों अरबों संख्या में आपकी बॉडी से भी न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी से पास हो जाते हैं। ये आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, नोटिस भी नहीं कर सकते। तो ये पास होते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम इनका मास होता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिनो होते हैं जो स्पिन करते हैं, स्पिन का मतलब है रोटेट करते रहते हैं ये अपनी किसी भी मोशन में, लेकिन जो पॉइंट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये जनरली क्या होते हैं, ऐसा माना जाता है, जो न्यूट्रिनो ऑसिलेशन का फिनोमिना है वो बहुत ही टिनी मास होता है इनका, एकदम से टिनी, जो हमने अभी पढ़ा नियरली मासलेस होता है, लेकिन बिल्कुल जीरो मास नहीं होता, ये आपको याद रखना है इसमें। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट एंटर स्पेस स्टेशन आफ्टर सक्सेसफुल डॉकिंग ऑपरेशन। डॉकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फिट करना। अभी एक सेंजो 12 नाम का एक मान लो स्पेस क्या है इक्विपमेंट है, ये चाइना ने अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जैसे ऐसा अपना चाइना ने स्पेस स्टेशन बनाया। स्पेस का मतलब होता है आपको आसमान, और आसमान में कोई स्टेशन, एक सैटेलाइट भेजा उस पर जाके रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। ये हमने कई बार पढ़ा है अभी न्यूज़ में, इसलिए क्योंकि 3 आदमियों को भेजा सेंजो नाम के एयरक्राफ्ट में, मतलब एयरक्राफ्ट समझ लो या आप बोल लो ये स्पेस इक्विपमेंट है। कैसा दिखता है ये देख लो आप, ये ऐसा है, ये है सेंजो 12, इसमें रख के 3 आदमियों को भेजा और ये अच्छे से डॉक्ड हो गया। मतलब जो स्पेस स्टेशन ऊपर घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, वहाँ पे ये हो गया। और ये चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका एक पार्ट है त्याने नाम के, मतलब एक पार्ट के साथ भेजा सेंजो 12 और जाके डॉक हो गया, मतलब फिट हो गया उसमें। ये है देखो त्याने नाम का ये है, इसके साथ ही भेजा ये सेंजो 12 और इसमें 3 आदमियों को भेजा। ये त्यांगे जो स्टेशन है, त्यांगे स्पेस स्टेशन है 10 साल के लिए ऑपरेट करेगा। ये चाइना का ही स्पेस स्टेशन है, ये त्यांगोंग है, जो त्यांगोंग नाम है स्पेस स्टेशन का। और ये कुछ इस टाइप का है, ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा, चक्कर लगा रहा लो अर्थ ऑर्बिट में कहाँ पे, लगभग 430 किलोमीटर के अराउंड। अर्थ से ऊंचाई 430 किलोमीटर, 430 किलोमीटर ऊंचाई पे ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और इसमें क्या है, साइंटिस्ट जाते हैं, जैसे देखो ये यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, इधर एक सिस्टम बना होगा, तो इसमें जाके ये जो होगा ना फिट हो जाएगा, डॉक हो जाएगा। डॉक का मतलब जैसे ये है, जाके ये देखो ये जाके इसमें मिल जाएगा, फिट हो जाएगा। अब इसमें फिट हो जाएगा ये जैसे ही, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बैठे होंगे, कौन बैठे होंगे, ये जो एस्ट्रोनॉट जो 3 आदमी भेजे हैं ना, एस्ट्रोनॉट वैज्ञानिक भेजे हैं, अब यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अब ये जाके एंटर कर जाएंगे स्पेस स्टेशन में, अब इसके अंदर घुस जाएंगे, इसके अंदर घुस के यहाँ पे रहेंगे, यहाँ में ऑक्सीजन होगी सारा, मतलब सब कुछ इन्हें रिक्वायरमेंट है जो चीज़ होगी जीने के लिए। अब यहाँ पे रिसर्च करेंगे बैठ के इसमें, तो ये सब कुछ इसमें सिस्टम है। ये चाइना का सिस्टम है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी की तरह चाइना का खुद का ये फर्स्ट सेल्फ डिफेंस स्पेस स्टेशन। ये लगभग 340 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पे लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसके सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या, यही है चाइना क्या है, रिसर्च कर सकेगा और बर्ड व्यू ले सकेगा, पूरे वर्ल्ड का ऊपर से क्या है देख सकेगा पूरे वर्ल्ड को। और चाइना का जो ड्रीम है कि स्पेस पावर बनना 2030 तक, उसमें ये चाइना को फ़ायदा करेगा। लेकिन कुछ कंसर्न है, इसकी प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं। किसको परेशानियाँ, सारी कंट्रीज़ को और यूएसए को भी। यूएसए को मतलब अमेरिका को ये है, चाइना क्या है मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज कर सकता है अपने स्पेस स्टेशन को, मिलिट्री के लिए यूज कर सकता है, इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ ऐसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्या है कि इससे ये भी परेशानी है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है फ्यूचर सिस्टम में अदर सेटेलाइट में ग्रैपलिंग कर सकती है दूसरे सेटेलाइट सिस्टम से। अब कुछ और स्पेस स्टेशन है क्या ऐसे, जी हाँ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर भेजा था, जैसे यूएसए ने, रसिया ने, यूरोप, जापान, कनाडा, इन 5 कंट्री ने मिला के एक स्पेस स्टेशन भेजा था स्पेस में, ISS, वो अभी काम कर रहा है। ये देखो अर्थ, ये उसके चारों ओर ये ISS, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है। ये अमेरिका और कुछ कंट्रीज़ का मिलके, अमेरिका, रसिया, यूरोप, जापान, कनाडा, ये जाके वहाँ पे रिसर्च करते रहते हैं। तो चाइना ने अभी 2 प्रीवियस स्पेस स्टेशन भेज दिए हैं, त्यांगोन 1, 2, अब तीसरा भी ये भेजने वाला है 3rd नंबर का। और ऐसा प्लानिंग है कि अपना स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा इसका 2030 में, मतलब स्पेस स्टेशन तो भेज ही दे गया है, अब प्लानिंग कर रहा है तीसरा स्टेशन भी भेजने के लिए। ये त्यांगोंग 3rd नाम का, मतलब इस जो स्पेस स्टेशन है इसी के पार्ट हैं ये, त्यांगोंग 1, 2 और 3। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, व्हाट लॉस ऑफ सेफ हार्बर मीन्स फॉर ट्विटर। अभी ट्विटर ने क्या है, जो IT रूल्स हैं, हमारा एक एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके कुछ रूल्स हैं, नियम, वो ट्विटर ने उनका वॉयलेशन किया, उल्लंघन किया। तो ट्विटर इसकी वजह से जो इसको इंटरमीडिएटरी का स्टेटस मिला हुआ है, इंटरमीडियरी का स्टेटस मिला हुआ है, उसको लूज कर सकता है, मतलब उसको खो सकता है इंडिया में। तो ये 26 मई से इफेक्ट हो गए थे IT रूल्स, नए IT रूल्स, लेकिन ट्विटर ने अभी इनको नहीं माना, तो ट्विटर को झेलना पड़ सकता है। ये इंटरमीडिएटरी स्टेटस के होता क्या है, देखो इंटरमीडियरी का मतलब होता है बिचौलिया। बिचौलिया वो शादी कराने वाला बिचौलिया नहीं है, ये बिचौलिए होते हैं न्यूज़ वाले, जो क्या करते हैं न्यूज़ को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। जैसे ट्विटर हो गया, ट्विटर, फेसबुक हो गया, FB, आपका इंस्टाग्राम हो गया, या यूट्यूब हो गया, या कोई भी इंटरनेट की ऐसी साइट वगैरह, सोशल प्लेटफॉर्म जो न्यूज़ को पब्लिक तक पहुंचाते हैं,
तो ये इनको बोलते हैं बिचौलिया इंटरमीडियरी। और इनको स्टेटस कहाँ से मिलता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारा इंडिया का, उसका सेक्शन 2 सब क्लाउज 1, इसके अनुसार इंटरमीडिएटरी कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकती है जो रिसीव करती है, स्टोर करती है, ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन को, और इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को दूसरे लोगों के पास ट्रांसमिशन करती है। ऐसे स्टेटस को किसी एंटिटी को या पर्सन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को, कंपनी को, साइट को, इंटरनेट पे किसी को भी इंटरमीडिएटरी बोल सकते हैं। ये क्या क्या इंक्लूड करता है इसमें? कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो गया, कोई भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो गया, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, कोई सर्च इंजन हो गया, सर्च इंजन जैसे गूगल सर्च इंजन है, या कोई ऑनलाइन पेमेंट साइट हो गई, कोई भी जैसे पेटीएम हो गया, जैसे ऑनलाइन ऑक्शन कोई साइट हो गई, या ऑनलाइन मार्केट हो गई जैसे अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, या कोई भी साइबर कैफ़े हो गया। ये जो जितने भी ये टेलीकॉम सर्विसेज हैं ये सब इसमें आ सकते हैं इंटरमीडिएटरी में। एक बात याद रखनी है, गवर्नमेंट इस स्टेटस को रजिस्ट्रेशन नहीं करता, कोई भी इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जैसे ट्विटर को दे दिया इंटरमीडिएटरी स्टेटस, तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। जो भी ये ऑटोमेटिक क्या है, जो भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये आईटी एक्ट के रूल्स हैं, जो सेक्शन है सेक्शन 2 सब क्लाउज 1, इसके अकॉर्डिंग उन्हें ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएटरी स्टेटस मिल जाता है, गवर्नमेंट के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। लेकिन इसके बेनिफिट क्या होते हैं? बेनिफिट ये होते हैं, आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके सेक्शन 79 में ये लिखा है, इंटरमीडिएटरी जिसको भी स्टेटस मिल जाएगा उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लो कि भाई साहब FB पे आपने कोई पोस्ट डाली, या ट्विटर पे कोई पोस्ट डाली, अपने इमेज डाली, या कोई आपने लाइनें लिखी, कोई कविता लिख दी, और उससे वायलेंस हो गया, हिंसा फैल गई, किसी की डेथ हो गई, लोग भड़क गए, झगड़े हो गए, रियॉट्स हो गए, फाइटिंग हो गई लोगों में, तो इससे क्या होगा कि इससे ट्विटर FB को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन ने किया, थर्ड पार्टी ने कंटेंट किया है। इस पे क्या होगा, बस जब कोर्ट या कोई अथॉरिटी बोलेगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कि इसको जो पोस्ट डाली है किसी पर्सन ने इसको रिमूव करो, तो वो बस ट्विटर फेसबुक उसे रिमूव कर देगी, हटा देगी। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है इंटरमीडिएटरी से, जो कोई भी पोस्ट डाली है उस कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर कोई केस नहीं चलेगा। समझ गए? तो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन यही होता है, जैसे ही कोई मान लो वायरल हो जाती है ट्वीट और जिसकी वजह से डेथ वायलेंस फैल जाता है, तो इससे सेफ हार्बर का मतलब है, सेफ का मतलब सुरक्षित, हार्बर का मतलब प्रोटेक्शन मिलती है, एक तरह से सुरक्षा मिलती है कि ट्विटर को उस पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन हाँ वो क्या है, अपने कंटेंट को रिमूव करेगी जब भी कोई अथॉरिटी बोलेगी। तो इसी को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन बोला जाता है। अब मान लो ट्विटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इससे कोई इंटरमीडिएटरीज का स्टेटस छीन लिया, तो क्या इस पर अफेक्ट पड़ेगा? देखो इस पर क्या है, सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ट्विटर को सेफ गार्डिंग मिली हुई है कि अगर उसके पास ये इंटरमीडिएटरीज का स्टेटस है तो उस पर कोई नहीं चलेगा। लेकिन अभी क्या होगा, जब भी कोई कंटेंट डालेगा कोई पब्लिक, अब इसके पास इंटरमीडिएटरी स्टेटस नहीं है, अभी जैसे ट्विटर के पास हट गया, लूज हो गया कि अब ये इंटरमीडिएटरीज का स्टेटस नहीं है इसके पास, ट्विटर के पास। अब कोई आदमी पोस्ट डालेगा ना, अब उस आदमी को तो सज़ा मिलेगी मिलेगी, फिर ट्विटर को भी मिलेगी, जो ट्विटर का मालिक है उसको भी सज़ा मिलेगी, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। ये है, जिससे कोई मान लो वायलेंस हो गया, वायलेट्स किया इंडियन लॉ, कोई भी कंटेंट ऐसा है, कोई डिसरेस्पेक्ट करता है तो किसी पर्सन ने डाली है, तो ट्विटर को भी इससे वो मिलेगी, सज़ा मिलेगी। अब ये डिसाइड कौन करता है, हु विल डिसाइड इंटरमीडिएटरी स्टेटस, कि किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है, ये करता है खुद कोर्ट, ये कोर्ट करता है। जैसे कोर्ट है, गवर्नमेंट नहीं करता, कोर्ट करता है, ये देखता है कि ट्विटर ने लॉ का उल्लंघन किया है, किसी कानून का वॉयलेट किया है, तो ये उसे इंटरमीडिएटरीज का स्टेटस लूज कर देता है, उसका स्टेटस हटा देता है कोर्ट, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ये जो भी फैसला लेगा। अब ये वाई डू प्लेटफॉर्म वांट सेफ हार्बर, ये प्लेटफॉर्म है ट्विटर फेसबुक, ये क्यों चाहते हैं सेफ हार्बर हो? भाई साहब चाहेंगे क्यों नहीं, अगर ये ट्विटर फेसबुक का मालिक थोड़ी ना देखने को बैठा है, करोड़ों पोस्ट डालते हैं लोग, अब वो सबकी पोस्ट थोड़ी ना देखने को बैठे हैं, कौन वायलेंस फैला रहा है, कौन घृणा फैला रहा है लोगों में, कौन किसकी वजह से दंगे प्रसाद हो रहे हैं। अब इनको तो चाहिए ना सेफ हार्बर, इन्हें तो इंटरमीडिएट का स्टेटस चाहिए ना, ताकि इन पर कोई केस ना चले, इसलिए चाहिए। क्योंकि जैसे अमेजन है, अमेजन कंपनी लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हर दिन बेचे जाते हैं, अब इसको तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया अमेजन के मालिक को, जेफ बेजोस को, तो इनके लिए सुरक्षा चाहिए, इसलिए ये प्रोटेक्शन चाहिए इनके लिए। तो इसकी वजह से क्या है, इनको कोर्ट में लायबल नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हाँ, जब भी कोई सर्विस, कोई कंटेंट ऐसा है जो मान लो नुकसानदायक है, ये सिर्फ उस पोस्ट को हटा सकते हैं जैसे ही इनके पास रिपोर्ट आएगी। तो इतना होता है, इसलिए स्टेटस ज़रूरी है। लेकिन अगर जैसे मान लो इन्हें लायबल, मान लो एज ए रिजल्ट दे कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, रिमूविंग सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वुड मीन दैट,
मतलब जैसे ही मान लो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन इन पर हटा दिया गया तो इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट है जो ये भी वायलेट होंगे, ये इससे बस एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही हैं। तो बस इतना ही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है और एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये दोनों अलग हैं, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एक तो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसे कौन जारी करता है, पब्लिश करता है, इसे करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको हर साल मतलब लगभग इसे पब्लिश करती है। और एक अलग है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसे कौन जारी करता है? इसे IMD करता है, एक अलग इंस्टीट्यूट है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अभी ये पब्लिश की गई है 2021 की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसका 43 रैंक दिया इंडिया को 43 रैंक दिया इसने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को। इसमें मेन क्राइटेरिया क्या है, किसके बेस पे निकाला जाता है? इसमें देखा जाता है कि कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कितना कॉम्पिटिटिवनेस है, कितना कॉम्पिटिशन है कंट्रीज़ में। ये पब्लिश कौन करता है? ये IMD करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसको पब्लिश करता है, कंपाइल करता है। 1989 से इसको पब्लिश किया जा रहा है, पहली बार 1989 में पब्लिश की गई थी ये रिपोर्ट। इसको देखो, ये चीज़ याद रखनी है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। और जो अगर इसके आगे ग्लोबल लग जाए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ये 2021 की जो रिपोर्ट है, कोविड-19 की वजह से क्या इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुए, कंट्रीज़ को क्या क्या प्रभाव पड़े, वो भी इसमें देखा गया है। इसमें 4 फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर जिसके बेस पे निकाली जाती है, और 4 फैक्टर में 334 कॉम्पिटिटिवनेस क्राइटेरिया होते हैं। ये 334 क्राइटेरिया तो आपको याद रहने वाले हैं नहीं, किसी को भी याद नहीं होंगे, लेकिन यहाँ 4 फैक्टर हैं, इनके ही पार्ट हैं क्राइटेरिया, इनके ही पार्ट हैं, लेकिन ये 4 फैक्टर आप याद कर सकते हो। एक बार वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके 10 फैक्टर हैं, उस 10 फैक्टर में कौन कौन से हैं ये 2019 में 2019 में पूछ लिया था UPSC ने। उससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है ये पूछ लिया था। तो ये आपको याद रखना है, इसे जारी कौन करता है? IMD करता है, ये वाला इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और कौन कौन से क्राइटेरिया मतलब फैक्टर कौन कौन से? 4 फैक्टर हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पहला, गवर्नमेंट एफिशिएंसी सेकंड, बिजनेस एफिशिएंसी थर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्थ। ये 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं जिनके बेस पे ये इंडेक्स जारी करता है। सबसे टॉप रैंक किसकी रही है? इंडिया की तो हमने देख ली कितनी रैंक रही है यहाँ पे। और सबसे फर्स्ट रैंक पे रहा है स्विट्जरलैंड आया फर्स्ट रैंक पे, सेकंड पे स्वीडन। तो ये चीज़ बस आपको इसमें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं, यही टॉपिक थे, अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको करेक्ट बताना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डेफिनेशन दी हुई है और लेबर पार्टिसिपेशन की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये सहायता करता है, मतलब ये बताता है, ये हेल्प करता है कि दोज हु आर विलिंग टू टेक ऑन जॉब्स बट आर नॉट एम्प्लॉयड, ऐसे पर्सन, ऐसे आदमी जिन्हें जॉब नहीं है जिनके पास, लेकिन वो जॉब करना चाहते हैं, ये सारी रिपोर्ट देता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेबर पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये सहायता ये करता है कि जो पॉपुलेशन विलिंग है टू टेक जॉब, जो इतनी भी पॉपुलेशन जॉब करने के लिए जॉब करना चाहती है, चाहे एम्प्लॉयड हो चाहे नॉन एम्प्लॉयड हो, सबके बारे में जानकारी देता है लेबर पार्टिसिपेशन। दोनों के बीच में अंतर समझे आप, डिफरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अरोजगार, बेरोजगार बोलते हैं ना हिंदी में, बेरोजगार दर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बताती है कि ऐसे पर्सन के बारे में बताती है कि जो जॉब करना तो चाहते हैं, जॉब करने के इच्छुक हैं, लेकिन उसके पास जॉब है नहीं। तो ये क्या बताता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताता है ऐसे आदमियों के बारे में। और लेबर पार्टिसिपेशन रेट ये सबके बारे में बताता है जो जॉब करना चाहता है, चाहे जिनके पास जॉब है या नहीं है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनकी जॉब लगी हुई है, कुछ ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं लगी हुई, मतलब ये पर्सन है जिनकी जॉब लगी हुई है और ये हैं जिनकी जॉब नहीं लगी हुई। तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, ये क्या बताता है? इन दोनों के बारे में, जिनकी जॉब लगी हुई है या नहीं लगी हुई लेकिन जॉब करना चाहते हैं, इनके बारे में जानकारी ये देता है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसके बारे में जानकारी देता है? जिनकी जॉब नहीं लगी हुई लेकिन जॉब करने के इच्छुक हैं, इनके बारे में जानकारी देता है कौन? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। अब इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी है तो आपको समझ आना चाहिए कि दोनों को दोनों करेक्ट हैं, सी आंसर हो जाएगा। दोनों एक्सप्लेनेशन हमने देख लिए। नेक्स्ट आपको बताना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कुछ इसमें चेंजेस किए, इसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है
कि जो भी संशोधन किया गया है इसके हिसाब से कॉरपोरेटिव जो बैंक है वो अब आरबीआई के अंडर आ गए, आरबीआई है जो आरबीआई के अंडर आ गए डायरेक्टली। अब आरबीआई इन पे रूल्स जारी करेगी, रेगुलेशन, इनको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। पहले ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट कह रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अब कॉमर्शियल बैंक की तरह ट्रीट किए जाएंगे, समझे जाएंगे। जैसे कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, पीएनबी हो गया आपका, ऐसे बैंक की तरह समझे जाएंगे। कोऑपरेटिव बैंक क्या है? ये कोई भी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या कोई भी स्पेशल शेयर जारी कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन इन्हें जारी करने के लिए इन्हें विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, आरबीआई से, सेंट्रल बैंक है जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी, जब भी वो जारी कर सकते हैं। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, या पहला, तीसरा, या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, डी, सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा इको लोकेशन। इको लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा था किसी टॉपिक में, तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा इसके रिगार्डिंग। इको लोकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी डिस्टेंट या इनविजिबल ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं। मान लो कोई दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या को हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसको लोकेट करते हैं इको लोकेशन टेक्नोलॉजी से। ये लाइट वेव्स की सहायता से किया जाता है इको लोकेशन, मतलब लाइट की सहायता लेके ये टेक्निक यूज करती है लाइट को। इसमें केवल ओनली एनिमल्स कैन अडेप्ट टू इको लोकेशन। इको लोकेशन के साथ अपने आप को अडेप्ट का मतलब है ढालना, अपने आप को इको लोकेशन के साथ केवल और केवल एनिमल, पशु वो ही ढाल सकते हैं। क्या बर्ड नहीं ढाल सकते, अडेप्ट नहीं कर सकते? आपको बताना करेक्ट, 1 ओनली 1 2 1 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनिमल नहीं, बर्ड भी अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं इको लोकेशन के हिसाब से। और दूसरा भी इनकरेक्ट है, क्योंकि लाइट वेव्स नहीं बल्कि साउंड वेव। इको का मतलब क्या होता है आपको पता है? इको का मतलब साउंड से रिलेटेड है। कभी आप जंगलों में या पहाड़ में गए, आपने आवाज़ मारी, आवाज़ बहुत तेज चिल्लाए, और चिल्लाने के साथ आपको दोबारा से आपकी आवाज़ दोबारा से सुनी, इसी को बोलते हैं इको। आपकी आवाज़ दोबारा को सुनते हैं, जैसे बोलते हैं ना चिल्लाए और आपकी आवाज़ दोबारा से आपको सुनी, उसको बोलते हैं इको। तो इसमें साउंड वेव्स की सहायता से इस टेक्निक को यूज किया जाता है इको लोकेशन को। तो ये बिल्कुल पहले सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको बताना महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म में ये बोधिसत्वा, एक बोधिसत्वा जिसका नाम है अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। इसको किसी और नाम से भी जानते हैं इस बोधिसत्वा को, उसका नाम क्या है? पद्मापानी, वज्रपानी, मंजूश्री, मैत्रेय। इसका करेक्ट आंसर है पद्मापानी, ए। ये बोधिसत्वा क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जी, बोधिसत्वा मतलब मॉन्क होते हैं। मॉन्क का मतलब सन्यासी। बौद्ध धर्म में जो सन्यासी होते हैं उनको मॉन्क, मतलब इंग्लिश में मॉन्क बोलते हैं सन्यासी को, और जो आदमी होता है, और नन बोलते हैं जो औरत होती है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की पूजा में लग जाते हैं, मॉन्क और नन। ऐसे मॉन्क होते हैं ये बोधिसत्वा, जो सब इनलाइटनमेंट मिल चुका है इनको, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है इनको, इनलाइटनमेंट। लेकिन क्या है, अभी ये लोगों को क्या है, जागरूक करने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए रुके हुए हैं। ये अभी निर्बना नहीं पा रहे हैं, मतलब जो परिनिर्वाण होता है ना, मतलब मृत्यु को नहीं पाना चाहते, क्योंकि ये लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं बोधिसत्वा। अब इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट। यही था आपको बताना मुगल पीरियड में कौन कौन से आइटम है जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, मतलब भारत दूसरे देशों में बेचता था, कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं, आर्टिकल हैं। पेपर का मतलब है काली मिर्च, कॉफ़ी, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक, या ओपियम, ओपियम का मतलब है अफीम। तो आपको बताना कौन से आर्टिकल बेचता था इंडिया बाहर के देशों में। 1 2 3 1 3 4 1 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो ये कॉफ़ी तो हम इंपोर्ट करते थे बाहर से मुगल पीरियड में, तो ये बिल्कुल हटा दो जहाँ पे 2 है, लेकिन ये बाकी के 3 सही हैं। पेपर, रॉ सिल्क और ओपियम, अफीम। नशे करते थे भाई साहब राजा, ओपियम भी मंगाते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भीमा कोरेगाम बैटल। हमने स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ी थी। ये भीमा कोरेगाम की लड़ाई हुई थी कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मराठा और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। पहले स्टेटमेंट तो मैंने बताई दी, आपको दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। तो ये लड़ाई हुई थी पेशवा फोर्सेज यानी कि मराठा फोर्सेज जो थी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। इस ब्रिटिश आर्मी में मेनली अपर कास्ट के लोग थे, डोमिनेटेड सोल्जर, और जो विक्ट्री इसमें हुई थी ये कास्ट बेस्ड विक्ट्री थी, मतलब विजय ऐसी मानी जाती है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन का मतलब भी यही होता है किसी के साथ अत्याचार करना, किसी के विरुद्ध, तो इसके अगेंस्ट ये विक्ट्री मानी जाती है, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन के अगेंस्ट। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, या पहला, या ऑल ऑफ द अबव। देखो दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर थे वो अपर कास्ट के नहीं बल्कि लोअर कास्ट के सोल्जर थे, और इनकी विक्ट्री हुई थी पेशवा फोर्स, यानी कि मराठा को, पेशवा फोर्स को हरा दिया था लोअर कास्ट ने। इसी को भीमा कोरेगाम
एक जगह है महाराष्ट्र में, उसके नाम पे इसको बैटल की लड़ाई का नाम रख दिया भीमा कोरेगांव बैटल। तो ये माना जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन के अगेंस्ट विक्ट्री थी, विजय थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये पुरंदार दास एक आदमी का नाम है भाई साहब, ये जीते थे लगभग 15th और 16th सेंचुरी में, लगभग 1484 से लेके 1484 से लेके 1564 के बीच में ये जिए थे, मतलब जीवन काल था इनका। अब इनके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। ये पुरंदार दास थे, वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ कनक दास। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, मतलब जब कनक दास जीता था उसी के साथ ये पुरंदर दास उसी टाइम पे, दोनों एक ही टाइम के हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है एक ही टाइम वाले, तो ये इसी के टाइम वाला है क्या, कनक दास टाइम वाला पुरंदर दास। नेक्स्ट बताना है, इसने द्रविडियन और आर्यन म्यूजिक को मिला के, ब्लेंड का मतलब है मिक्स करके मिला के, और एक सिंगल स्ट्रीम बना दी थी कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक जो साउथ में म्यूजिक होता है उसको कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। जो फिलॉसफी ऑफ भक्ति है पुरंदर दास की, ये क्या है, इसमें माधवा फिलॉसफी, वैष्णवजिम की माधवा फिलॉसफी की झलक देखने को मिलती है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताओ जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखो इसमें तीनों के तीनों करेक्ट है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन हमने देख ही ली है सारी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं है, इतने ही थे आज, समाप्त।